मैं सोच रहा था इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा कामयाब क्यों हुआ, तो मुझे याद आया कि 1999 में कारगिल वॉर हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और उस वक्त इंडिया में प्राइवेट टीवी चैनल्स आ चुके थे। उन्होंने हमारी वो बैंड बजाई पूरी दुनिया में कि हमें एहसास हुआ कि हमारे पास भी प्राइवेट टीवी चैनल्स होने चाहिए। लेकिन इस दौरान मार्शल लॉ लग गया और फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब आए, तो उसी दौरान इंडिया का एक तैयारा अगवा होकर, जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था, वो अगवा होकर दिल्ली से कंधार पहुंच गया और उसका नंबर था IC 814। उस त्यारे के अगवा होने के बाद इंडिया ने फिर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, पूरी दुनिया में हमें दहशतगर्द साबित कर दिया। तब डिसाइड हुआ कि हमारे यहाँ भी प्राइवेट टीवी चैनल्स होने चाहिए, उनको इजाज़त दी जानी चाहिए। हम आए प्राइवेट टीवी चैनल इसलिए कि इंडियन प्रोपेगेंडा को नाकाम किया जा सके, उसका मुकाबला किया जा सके। लेकिन होता क्या है, जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है जैसे जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन का हुआ, तो पाकिस्तानी मीडिया को ख़बरें वसूल करने का जो सोर्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। हमें कोई ख़बर नहीं मिलती, हम ब्लैकआउट हो जाते हैं। और इंडियन मीडिया इस दौरान इस वैक्यूम में काम करता है, जैसे उसे 1999 में किया। उस वक्त तो पाकिस्तानी टीवी चैनल थे नहीं, अब तो हैं। लेकिन अगर हमारे पास इनपुट नहीं आएगा, हमारे पास खबर नहीं आएगी, हमारे पास ताज़ा तरीन मुसद्दिका इतलात नहीं आएंगी, तो हम क्या करेंगे? हम खामोश बैठे रहेंगे। और जो पाकिस्तानी मीडिया बैठा रहा, जिससे दो नुकसान हुए। एक तो ये कि इंडियन मीडिया को खुला फील्ड मिला और वो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास एक मौका था दुनिया को अपनी स्टोरी बताने का कि ये दहशतगर्द हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारी औरतों बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। हमने वो मौका भी गंवा दिया। तो क्यों? इसलिए कि हमने खुद ही अपने आप को सेंसर कर लिया है। इस पर ज़रा अपनी पॉलिसी पे गौर करें और यहाँ भी रूल्स ऑफ द गेम चेंज करें, क्योंकि एक्स जिस पर प्रोपेगेंडा होता है वो पूरी दुनिया में कर रहे थे, हमारे यहाँ एक्स बंद था। जो करना भी चाहे वो कुछ नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा री-स्ट्रेटेजाइज करें अपनी सोच को भी और अपनी पॉलिसीज़ को भी। कारगिल वाला हाल हमारे साथ आज भी 26 साल बाद हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम अफसार भाई, सॉरी आई वाज लिटिल लेट, मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं और बहुत मुश्किल जॉब है आपकी। ना सिर्फ ये कि जो चैलेंजेस हैं आपके सामने, बल्कि आपके बारे में तासुर ये जा रहा है कि शायद आप बलोच अवाम का नहीं सोच रहे और रियासत का ज़्यादा सोच रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आपकी मुश्किलात क्या है। ये बताइएगा, जो मैंने अभी बात की है कि हमारी टॉप स्टोरी है BLA के ख़िलाफ़ जंग लीड कौन करेगा, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि रूल ऑफ द गेम चेंज हो गए हैं। अगर रूल ऑफ द गेम चेंज हो गए हैं तो इसका मतलब है कि एक जंग है, और जंग तो जारी है। जैसे जो कुछ हो रहा है, रोज़ाना हमले हो रहे हैं। और अब ये जो जंग है, इसको लीड कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी या फौज करेगी या सूबाई हुकूमत करेगी? इस पे थोड़ा सा आप बताएंगे, क्योंकि कौम जो है इस वक्त वो बहुत परेशान है। अफसार साहब, आपका बेहद शुक्रिया। पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले कि अगर ये तासुर है कि मैं बलोच अवाम के साथ नहीं और रियासत का सोच रहा हूँ, तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। बलोच अवाम अपनी रियासत के साथ है। ये एक मखसूस धड़ा है, बहुत छोटा सा तबका है। वो तबका जो है वो रियासत मुखालिफ है। तो मैं समझता हूँ कि बलोच बहैसियत कौम, उनकी जो अक्सरियत है, बल्कि जो भारी अक्सरियत है, वो अपने रियासत के साथ खड़ी है, अपने रियासत के साथ खड़ी थी और अपने रियासत के साथ ये लाजिम व मलजूम है, हमारी रियासत और बलोच कौम। उसके बाद इसको लीड कौन करेगा? देखिए, जंगें हमेशा जो है वो लड़ती फौजें हैं, लेकिन लड़ाने वाले अवाम होती है और पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट जो है वो यकीनन इस जंग को लीड करेगी, और उसमें चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट की असम्बलीज हो, नेशनल असम्बली हो या सेनेट हो, ये कंसेंसस है कि जो टेररिज्म है, जो भी वायलेंस करता है, कन्फ्यूजन जहाँ पर है ना, देखिए, एक जंग पाकिस्तान लड़ रहा है मज़हब के नाम पर, जिसका मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है TTP की सूरत में। उसमें तो सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक है पूरा पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर ड्यूल माइंडसेट इसलिए है कि यहाँ पर ये समझा जा रहा है कि शायद ये जंग का ताल्लुक किसी हकूक से है, बलोच अवाम के जो राइट्स हैं उससे है, अंडर डेवलपमेंट से है, जिसको मैं अनपैरेलल डेवलपमेंट कहता हूँ। यही वो कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, जिससे ये कन्फ्यूजन की वजह से ये सिचुएशन आप देख रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन अब दूर हो जानी चाहिए कि जैसे उसका मजहब से ताल्लुक नहीं, इसका बलोचियत से ताल्लुक नहीं। बलोच रवायात में मुसाफिरों को कब हाईजैक किया जाता है और मुसाफिरों को कब मारा जाता है, मेहमानों को कब मारा जाता है, अकलियत को कब मारा जाता है, औरतों और बच्चों के ऊपर तशद्दुद कब किया जाता है या उनको कब मारा जाता है, ये हमारी रवायात का हिस्सा नहीं है।
मैं आपको बताता चलूं कि इस ट्रेन में जो फौजी हजरात सफर कर रहे थे, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जब फौजी हथियार नहीं है उसके पास, जब वो सफर करे तो उसको मुसाफिर ट्रीट किया जाए, उसको बिल्कुल मिलिट्री पर्सन ट्रीट ना किया जाए। और यही इसकी हकीकत है और यही जंगों के असूल। बख्शी साहब, ये बात आपकी ठीक है, जंगों के असूल भी आपने बताए, बलोच रवायात का भी बताया जो कि टूटी हैं इस दफ़ा पहली बार। लेकिन हम देखते हैं ये मसला शुरू हुआ अकबर बुगटी के कत्ल से, जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ प्रेसिडेंट भी थे, आर्मी चीफ भी थे, वो पंजाबी नहीं थे। उस वक्त के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ एहसान, वो भी पंजाबी नहीं थे। एयरफोर्स के चीफ भी पंजाबी नहीं थे। वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ भी पंजाबी नहीं थे। गवर्नर जो थे बलूचिस्तान के, वो भी पंजाबी नहीं थे। चीफ मिनिस्टर भी पंजाबी नहीं थे। कोर कमांडर भी बलूचिस्तान के पंजाबी नहीं थे। लेकिन गाली सारी पंजाबी को पड़ी, और ये जो नैरेटिव बन गया है और जिसमें बहुत ज़्यादा यूथ अब शामिल हो चुकी है, पढ़ी लिखी यूथ बलूचिस्तान की, तो आपने कहा जंगे फौज लड़ती है, लड़वाती अवाम है, तो वो अवाम के अंदर ये जो तासुर बन गया है, जो जिसका आप भी शिकार हो रहे हैं प्रोपेगेंडा का, इस तासुर को पलटाने का काम कौन और कैसे करेगा? अब सर साहब, यही तो दुख होता है। प्लीज माइंड ना कीजिएगा, मतलब ये वी आर इन आर्गुमेंट। जी जी, आप जैसा सीनियर आदमी जो इतना विजनरी जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट होने के साथ साथ आपका जो हल्का अहबाब है वो इतना वसी है, और ज़ाती तौर पे भी मेरा आपका एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। मुझे माजरत के साथ मुझे ये कमेंट करना पड़ रहा है, ये लड़ाई नवाब अकबर खान बुगटी की हलाकत से नहीं शुरू हुई। ये लड़ाई शुरू हुई थी हैदराबाद साजिश केस जब हुआ, तो उसमें दो स्कूल ऑफ थॉट जो डिक्टेटर ज़िया-उल हक के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, ये बलोच कौम और डेमोक्रेट जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के साथ जो है वो लड़ाई कर रहे थे। तो उसके बाद जब ये दो स्कूल ऑफ थॉट मर्ज हुए, एक हुआ नवाब खैर बख्श मरी का, जिन्होंने कहा कि हम वायलेंस के जरिए पाकिस्तान को तोड़ेंगे, एक आज़ाद रियासत बलूचिस्तान की बनाएंगे। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट मीर गौस बख्श बजंजो मरहूम का था, उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल स्ट्रगल करेंगे और अपने राइट्स लेंगे, और इसी स्टेट के साथ हमने अपना सर्वाइवल जो है वो बलोच का सबसे अच्छा सर्वाइवल है। अब हुआ ये कि जब ये सिलसिला हुआ, तो जब हैदराबाद साजिश केस टूटा तो नवाब खैर बख्श मरी लंदन चले गए, और लंदन से अफगानिस्तान गए और फिर BLA की बुनियाद रखी। और वहाँ से जब उनको ये महसूस हुआ कि अफगानिस्तान के हालात ख़राब हुए, तो हमारी रियासत ने हमेशा की तरह माँ का किरदार अदा किया, और उनको C-130 में लेकर आया गया हमारे पाकिस्तान में, और आते साथ उन्होंने पाकिस्तान का झंडा एयरपोर्ट पर जलाया, और उसके बाद उन्होंने एडवोकेसी शुरू की इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की, हमारे नाक के नीचे बैठ के। और BLA ने अपने कैंप्स पूरे पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करना शुरू किए, सॉरी बलूचिस्तान में। उसके बाद ये ट्रिगर कहाँ हुआ? फिर ये नवाब अकबर बुगटी पे ट्रिगर नहीं हुआ। ये ट्रिगर हुआ 2000 में, जब जस्टिस चौधरी एलिवेट होकर चले गए सुप्रीम कोर्ट, तो जस्टिस नवाज मरी शहीद जो हैं वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बन गए, जो कि मरी ट्राइब से थे। उनको जब उनका कत्ल हुआ हाई कोर्ट के सामने, जिस दिन उन्होंने ओथ लेना था, तो उनके भाइयों ने, जो लेजिटिमेट राइट था उनका, उन्होंने FIR कर दी नवाब खैर बख्श मरी और उनके बेटों पे। नवाब खैर बख्श मरी साहब के बेटे तो भाग गए, लेकिन नवाब मरी साहब ने गिरफ्तारी दे दी और वो गिरफ्तार हो गए, और कुछ अरसा वो जेल में रहे। और वो जेल में रहने के, जब जेल में गए तो बलोच को वो हुआ कि अच्छा अब तो हम नाराज हो गए, और उन्होंने कोहे मोरदार से इधर उधर से क्वेटा कैंट में रॉकेट मारना शुरू कर दिए, डिफरेंट वाकयात करना शुरू कर दिए। फिर रियासत को ख्याल आया कि क्यों ना माँ का किरदार अदा किया जाए। फिर जेल में उनके साथ मुज़ाकरात हुए। उन मुज़ाकरात के नतीजे में जो उनका बेटा था बालाच मरी, लंदन से उनको हमारी ISI वापस लेकर आई, उनको ज़बरदस्ती यहाँ पर MPA बनवाया गया, और वो एक दिन प्रोविंशियल असेंबली में आए और उसके बाद दोबारा कभी प्रोविंशियल असेंबली में नहीं आए। तो नवाब बुगटी का अगर आप कहते हैं, तो नवाब बुगटी ने पहला फरारी कैंप 21 जून, एक बार प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा आप सार भाई। नवाब अकबर खान बुगटी साहब ने पहला फरारी कैंप 21 जून 2002 को बनाया था पशेनी के मुकाम पर। तो नवाब साहब के साथ जो लड़ाई हुई तो 2005 में उनकी हलाकत हुई, तो ये तो 2002 में जो रियासत के खिलाफ फरारी कैंप बना रहे थे, क्यों बना रहे थे? ठीक। तो ये प्लीज, असल प्रॉब्लम, मेरा जो दुख है, मैं जो दुखड़ा बयान करता हूँ यही है कि ये जो स्टोरी टेलिंग हुई है, ये स्टोरी टेलिंग ही फॉल्स हुई है। आप जैसे सीनियर लोगों को भी फॉल्स स्टोरी टेलिंग की गई है। ठीक है, नवाब बुगटी का बड़ा वाकया था, बड़ी शख्सियत थे, हमारा इख्तिलाफ अपनी जगह पर, उसने ट्रिगर किया होगा, लेकिन दिस इज नॉट द रीजन, और ये रीजन नहीं है।